हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अंकित सर और आप देख रहे हैं अपना अंकित स्टडी सेंटर। आज हम क्लास 10 साइंस 2025 सेट नंबर 1 824 सीजी सेट को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप आंसर पेपर सॉल्व कर लेते तो आपके सभी क्वेश्चन मैक्सिमम भेट जाएंगे। हम लोग पहले 25 का सॉल्व करेंगे, फिर 24 का, 23 का, 22 का, ऐसे ही सभी सेटों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आपका पहला सेट है जो हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें खंड आ सॉल्व करेंगे हम लोग, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं। 7 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से रहते हैं, 6 केमिस्ट्री से और 7 क्वेश्चन आपके कहां से रहते हैं, बायोलॉजी। टोटल आपके 20 ओएमआर क्वेश्चन आते हैं। तो आपके स्क्रीन पर सवाल लगा है, आप देखिए। आइए हम लोग सेट को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, देखिए। कह रहा खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न उपभाग नंबर 1। आपके स्क्रीन पर सवाल लगा है। पहला क्वेश्चन, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। बिंब की स्थिति कहां होनी चाहिए? पहला ऑप्शन मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन वक्रता केंद्र से परे। चौथा ऑप्शन दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। आइए बताते हैं, देखिए ध्यान से। आपका एक क्या अवतल दर्पण है? क्या है आपका अवतल दर्पण है। यम यम डैश दर्पण का क्या होता है? द्वारक होता है। पी आपका यहाँ पे क्या होता है? ध्रुव होता है। एफ यहाँ पे आपका क्या होता है? फोकस। सी होती है आपकी वक्रता केंद्र। सी आपकी क्या होती है? वक्रता केंद्र। अगर आपने अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना सीखा है तो आपको पता होगा कि इसमें 6 कंडीशन होते हैं। एक बार वस्तु को अनंत पर रखी जाती है, दूसरी बार आपको जो वस्तु होती है अनंत और सी के बीच रखी जाती है, तीसरी कंडीशन जब वस्तु सी पर रखी जाए, चौथी कंडीशन जब वस्तु सी व एफ के बीच रखी जाए, पांचवी कंडीशन जब वस्तु आपका एफ पर रखी जाए, छठवीं कंडीशन होता है जब वस्तु आपका पी व एफ के बीच में रखी जाए। तो हमने इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दिया, अलग से वीडियो बना दिया है। आप उसमें जाके अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंबों का बनना अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब वस्तु पी व एफ के बीच में हो तब आपका आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जब आपका वस्तु यहाँ पर रखी हो। तो देखिए, पहला किरण से जाती है, दूसरा है फोकस से, दूसरा हम डालते हैं यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से। आगे तो जा नहीं पाएगी, टकरा के लौट आएगी। फिर इसको हम लोग पीछे मिलाते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इसको क्या करते हैं? पीछे मिलाते हैं। तो जहां काटता है वहीं पे आपका क्या बनता है? प्रतिबिंब। क्या बनता है? मान लेते हैं इसकी वस्तु की लंबाई ए बी थी, तो यहाँ बन जाएगा आपका ए बी। तो कैसे बन रहा है? डैश डैश लाइन आभासी को दर्शाता है, डायरेक्ट लाइन वास्तविक को दर्शाता है। तो अगर आभासी और सीधा बनता है तो वस्तु आपकी कहाँ है? पी व एफ की बीच में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल। चौथा ऑप्शन डी कह रहा है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। आइए बताते हैं, देखिए ध्यान से। आपको यहाँ पर इधर लिख रहे हैं लेंस, इधर लिख रहे हैं आपका दर्पण। यहाँ पर देखिए, पहले बात कर लेते हैं अवतल के लिए। अवतल यहाँ हो गया, नीचे हो जाएगा आपका उत्तल। अवतल के लिए चाहे लेंस हो चाहे आपका क्या हो, दर्पण हो, इसके दोनों के लिए इसका मान कैसा होता है? निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव। उत्तल के लिए एफ का मान आपका चाहे दर्पण हो चाहे क्या हो आपका लेंस हो, दोनों के लिए भी का मान क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है आपका? प्लस होता है। तो यहाँ पर जो हमें 15 सेंटीमीटर दिया गया था, ये माइनस में है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दोनों अवतल। दोनों क्या है आपका? अवतल। दर्पण भी अवतल है, लेंस भी आपका क्या होगा? अवतल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नहीं। उम्मीद करती है बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आइए बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। देखिए ध्यान से, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका, ये आपका मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार से है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर कह रहा है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? कौन सा लेंस पसंद करेंगे? पहला कह रहा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। दूसरा ऑप्शन 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तीसरा ऑप्शन 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। चौथा ऑप्शन 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं हम तीसरे क्वेश्चन को। यहाँ पे इसमें होगा उत्तल लेंस, लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए
50 सेंटीमीटर वाला होगा कि 10 सेंटीमीटर वाला होगा, ये बात कैसे पता करें? हमने पढ़ा है P बराबर सूत्र होता है, P बराबर होता है आपका 1/1 में F। और लेकिन अगर इनके संबंध की बात की जाए तो जो फोकस दूरी होती है क्षमता की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। अगर फोकस दूरी का मान बढ़ेगा तो क्षमता का मान क्या हो जाएगा? घटेगा। मतलब फोकस दूरी बढ़ाओगे क्षमता घट जाएगी, और अगर आप फोकस दूरी कम करोगे क्षमता आपकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि अगर आप अच्छा देखना चाहते हैं तो फोकस दूरी क्या कीजिए? कम कीजिए, जिससे आपकी क्षमता लेंस की बढ़ जाएगी, तो आप किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। तो आपका उत्तल लेंस सही है, लेकिन उसके आगे क्या रहेगा? 10 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस, क्योंकि 10 सेंटीमीटर लेंस की फोकस दूरी कम, तो उसकी जो लेंस की क्षमता होगी अधिक हो जाएगी, तो ये स्पष्ट रूप से अक्षरों को देखने में सक्षम हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर आपका क्या है इसमें? सी। 50 सेंटीमीटर वाला नहीं होगा, कौन होगा? 10 सेंटीमीटर वाला। उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए बात कर लेते हैं साथ ही साथ चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह भाग कौन सा है? पहला ऑप्शन कार्निया है, परितारिका है, पुतली है कि दृष्टि पटल है। तो देखिए ध्यान से, इसके सभी ऑप्शनों को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको राइट आंसर बता देते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे दृष्टि पटल। क्या हो जाएगा आपका? दृष्टि पटल, जिसे आप रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? रेटिना कहते हैं। हाँ, और रेटिना पर ही आपका क्या कहते हैं? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और अगर आपसे पूछ ले सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब किस बिंदु पर बनता है, पीत बिंदु पर बनता है कि अंध बिंदु पर बनता है, तो सबसे स्पष्ट या चमकीला प्रतिबिंब आपका पीत बिंदु पर प्राप्त होता है। अब इसके ऑप्शनों को डिस्कस कर लेते हैं। आपका पहला ऑप्शन था कार्निया। कार्निया के बारे में कुछ बातें बता दें तो कार्निया एक प्रकार की पारदर्शी झिल्ली होती है, और कार्निया से ही हमारी आंखों में प्रकाश जो होता है क्या करता है? हमारी आंखों में प्रकाश क्या करता है? प्रवेश करता है। अगर कोई आपसे पूछे आपकी आंखों में प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है? कार्निया से प्रवेश करता है। और जब आंख आप दान करते हैं ना भैया, तो आंख पूरी निकाल के नहीं दान की जाती, आंख का जो कार्निया भाग है वही हम दान करते हैं, नेत्र दान करते समय। कोई दिक्कत? आगे चले, इसके दूसरे ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। परितारिका, हाँ परितारिका वही जिसे आप आइरिस कहते हैं। आप ऐश्वर्या राय की अगर आंख देखे हो ना भैया, तो उनकी आंखों का जो आइरिस है वो क्या कहते हैं? नीली कलर की है, और बिल्ली उल्ली देखो भूरी कलर की होती है, और कुछ लोग की क्या होती है? काली होती है। ये कौन डिसाइड करता है? आइरिस डिसाइड करता है कि किसी व्यक्ति की आंखों का रंग कैसे होगा, यही बताता है। और बात करते हैं आपका यहाँ पे पुतली। पुतली क्या करती है? पुतली कार्निया से प्रकाश तो एंट्री मार दिया है, लेकिन अगर कितनी मात्रा में हमारे अंदर प्रकाश जाएगा आंखों के अंदर, वो कंट्रोल कौन करता है? पुतली करता है। कौन करता है? पुतली करता है। उम्मीद करते जो हमने अन्य बातें जो जानकारियां दी हैं वो आपको भी समझ में आई होंगी। तो इसका ऑप्शन तो सही था डी नंबर, लेकिन हमने जो बातें बताई ये पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नेत्र दान करते समय नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? कौन सा भाग दान किया जाता है? कार्निया। उम्मीद करते हैं हमने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा क्वेश्चन अच्छे से बता दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। आप मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन हालांकि बहुविकल्पी में पूछा गया था बच्चों को फंसाने के लिए। यह क्वेश्चन कठिन है, ये आता है आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर या 2 नंबर में, लेकिन आपको बहुविकल्पीय में दिया गया है। आप डरिए ना, हम करा देंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आपका 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके सामने 5वां क्वेश्चन है स्क्रीन पर। कह रहा दो चालक तार जिनके पदार्थ कॉमा लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में संयोजन में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न उष्माओं का अनुपात क्या होगा? पहला ऑप्शन 1:2, दूसरा ऑप्शन 2:1, तीसरा ऑप्शन 1:4, चौथा ऑप्शन 4:1। देखिए ध्यान से, बहुत ही सस्ता सवाल है, बस देखिए ध्यान से। आपको सूत्र पता होना चाहिए। आपने पढ़ा है प्रतिरोधों का संयोजन, तो इसमें 2 सूत्र होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा क्या होता है आपका? समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन देख लीजिए पहले, इसके बारे में आपको अच्छी बातें बता देते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन जो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है, इसके लिए फार्मूला होता है आपका RS।
एस का मतलब होता है सीरीज में, मतलब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ये होता है आपका R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने प्रतिरोध रहेंगे उतने को जोड़ लेते हैं इस टाइप से। और आपको एक बात बता दे, श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा का मान क्या होता है, समान होता है, जबकि विभवांतर का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। बात करते हैं समांतर क्रम के बारे में कुछ जानकारियां। समांतर क्रम को ही हम पार्श्व क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, पार्श्व क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन। इसका सूत्र क्या होता है भैया, समांतर को हम अंग्रेजी में कहते हैं पैरेलल। तो यहाँ लिखेंगे 1/RP बराबर, यहाँ हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपका किसके लिए फार्मूला है, समांतर क्रम के लिए। हाँ, और समांतर क्रम के बारे में आपको एक बात पता होना चाहिए, समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होता है, धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। अब देखिए ध्यान से, प्रश्न जो कह रहा है इसमें प्रतिरोध का मान समान है, दो प्रतिरोध है और दोनों का मान क्या है, समान है। अगर लंबाई और ये सब व्यास समान है मतलब प्रतिरोध भी क्या है, समान है। तो पहले श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला लगाएंगे उष्मा का जो सूत्र होता है H बराबर V²/R इंटू में T, यही सूत्र हमें लगाना है, एक बार श्रेणी के लिए एक बार समांतर के लिए। तो मुझे तो R पता होना चाहिए, पहले एक बार श्रेणी के लिए एक बार क्या कहते हैं, समांतर के लिए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे श्रेणी क्रम के लिए प्रतिरोध, श्रेणी क्रम के लिए प्रतिरोध आपका हो जाएगा यहाँ पे RS बराबर, पहला भी R है दूसरा भी R है, तो RS बराबर आपका हो जाएगा 2R। क्या हो जाएगा आपका 2R। अब देखिए ध्यान से, इसके लिए अगर हम उष्मा की ज्ञात करें तो H आपका देखिए यहाँ पे H S बराबर हो जाएगा यहाँ पे V² बटे में R के स्थान पे हम क्या लिखेंगे 2R, यहाँ R के स्थान पे हम क्या लिखेंगे 2R इंटू में ऊपर क्या है आपका T, ऊपर क्या है भैया T। देख लीजिए ये समीकरण मान लेते एक हो गया यहाँ पे। अब देखिए किसके लिए, आपने बाद में कहा था क्वेश्चन में समांतर क्रम में, समांतर क्रम के लिए पहले हम R निकाल लेते हैं। समांतर क्रम के लिए प्रतिरोध यहाँ निकाल लेते हैं, RP बराबर 1/R प्लस 1/, आपका R, यहाँ देखिए 1/RP हो जाएगा आपका। देखिए हर समान है तो एक बार ऐसे उतार लेंगे, अंश को क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब यहाँ तिरक गुणा कराएंगे आपका, तो हो जाएगा RP बराबर यहाँ पे 2 आ जाएगा बराबर में R, जो गुणे में कहाँ चला जाएगा आपका भाग में, RP बराबर हो जाएगा R बट्टे 2, R बट्टे क्या हो जाएगा आपका 2, R बट्टे क्या हो जाएगा आपका 2। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम निकालते हैं HP, मतलब क्या कहते हैं, जब प्रतिरोध आपका किस क्रम में हो, समांतर क्रम में, तब उस पर उष्मा निकाल रहे हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे V² इंटू में T बट्टे में R के स्थान पे, यहाँ देखिए R के स्थान पे कितना R/2, जो 2 है ऊपर चला जाएगा तो 2 का यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे बचेगा आपका R। इस समीकरण नंबर क्या बन गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है डिवाइड। यहाँ देखिए अनुपात कर डिवाइड कर दे रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 भागे 2 से, समीकरण 1 में 2 से क्या कर दे रहे, भाग कर दे रहे, HS बटे में HP। अब देखिए ध्यान से, HS इसका मान कितना है आपका V² इंटू में T बटे में आपका 2R। अब देखिए ध्यान से, इसके बटे में इसका मान कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 2V² इंटू में T बटे में आपका कितना है R। अब देखिए जब आपका कभी भी A बटे B बटे C बटे D हो, तब ये हो जाता है आपका A बटे B और ये पलट जाता है नीचे, D बटे क्या हो जाता है आपका C, D बटे क्या हो जाता है C। अब देख लीजिए इसके आगे फिर, या यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सर, यहाँ पे बता दे रहे, नहीं शायद दिखाई दे रहा आपको, तो यहाँ पे बता दे रहे हैं ऊपर, देख लीजिए ध्यान से, HS अपान में HP बराबर हो जाएगा यहाँ पे, ऊपर वाला सेम रहेगा ए पार्ट, यहाँ पे V² इंटू में T बटे में आपका 2R। अब गुणे में ये जो नीचे वाला है क्या पलट जाएगा, पर आपका ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा आपका यहाँ पे 2 इंटू V² इंटू में T। देखिए आपका कट रहा है, बहुत ध्यान से काट दीजिए इसको, यहाँ V² T, ये V² T कैंसिल, R से R क्या हो जाएगा कैंसिल, आपका यहाँ पर आ गया है, देख लीजिए ऊपर बचा है 1, नीचे 2 दूनी 4, HS बटे में HP बराबर में 1/4। आपका अनुपात आ जाएगा HS अनुपात HP बराबर 1/4। तो ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करती है सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और हमने जो दो बातें यहाँ पे बताई थी कि कौन समान होता है कौन समान नहीं होता, ये सब चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग अपने 6 नंबर क्वेश्चन के तरफ। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आपका 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर है, आप देखिए। कह रहा क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त को कहते हैं जनित्र कहते हैं कि दूसरा ऑप्शन गैल्वेनोमीटर, तीसरा ऑप्शन एमीटर, चौथा ऑप्शन आपका मोटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त को कहते हैं हम जनित्र। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्या कहते हैं? जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्त को हम क्या कहते हैं? जनित्र। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं, इसमें एमीटर दिया गया, वोल्ट मीटर आप में है नहीं, मोटर पहले था, कट गया है। तो देखिए ध्यान से, एमीटर, एमीटर नामक यंत्र से हम मापते हैं विद्युत धारा को। किससे नापते हैं? विद्युत धारा को नापने वाले यंत्र का नाम होता है एमीटर। और एमीटर को परिपथ में हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर के बारे में और एक बात बता दें, एमीटर का जो चिन्ह होता है, चिन्ह पर जिससे हम दर्शाते हैं, इसको ऐसे करके दर्शाते हैं, इधर प्लस इधर माइनस, बीच में क्या होता है? ए। और बता दें साथ ही साथ आपको वोल्ट मीटर के बारे में, तो वोल्ट मीटर विभवांतर को नापता है और इसको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसका प्रतीक कैसे होता है, कैसे सिंबल बना होता है? ऐसे करके, इधर प्लस इधर माइनस होता है, बीच में क्या होता है आपका? भी। क्या होता है आपका? भी। उम्मीद करती है वाला आपको समझ में आ गया हो। तो पहला आपका ऑप्शन क्या है? राइट है। तो एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने के को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र। और हमने कुछ बातें आपको इंपॉर्टेंट बताई हैं। बात करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की। आपके स्क्रीन पर 7वां नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती हैं। ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती हैं। ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यीय होती हैं। ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। देखिए ध्यान से, हमने पढ़ा अगर कोई धारावाही चालक तार है, मान लेते उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तब इसका जो पथ होता है कुछ इस टाइप का होता है, संकेंद्रीय। कैसे होता है? संकेंद्रीय। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय वृत्त क्षेत्र रेखाओं का तार होता है। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करती है आपको समझ में आ गया होगा। फिजिक्स के हमने 7 बहुविकल्पीय क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। आइए बात करते हैं आपका उपभाग नंबर 2, जिसमें हमें केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए 8वां नंबर सवाल। इसमें कह रहा है, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है, इसका पीएच मान संभव है, मतलब इसका पीएच मान कितना होगा? ऑप्शन ए 1 होगा, 6 होगा, 3 होगा, 8 होगा। देखिए ध्यान से, आपने पढ़ा है पीएच स्केल। क्या पढ़ा है? पीएच स्केल। देखिए ध्यान से, बीच में आपका होता है 7 और यहाँ पे होता है आपका 14, इधर होता है 0। अगर इसके बीच में कोई चीज है तो ये होता है आपका अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय। और 7 पे होता है आपका उदासीन। 7 पे आपका क्या होता है? उदासीन। 7 से 14 के बीच में आपका क्या होता है? क्षारीय। कैसे होता है भैया? क्षारीय। हाँ, जो आपका अम्ल जो क्षारक होता है, जो क्षारक होता है, ये लाल लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर देता है? नीला में। किसमें चेंज कर देता है? नीला में। अगर क्षारक है तो उसका पीएच मान कितना होगा? 7 से क्या होगा? अधिक। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जिसका पीएच मान क्या है? 8 है। अम्ल कब होता है? जब आपका पीएच मान 0 से 7 के बीच में हो। 7 पर आपका क्या होता है? उदासीन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा? डी। आइए बात करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की। देखिए ध्यान से, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी अम्ल वाले लेसन से है। कह रहा, जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कि हाइड्रोजन गैस निकलती है? देखिए बहुत ही सस्ता है, हम आपको एक बात बता दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, जब कभी भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगी, अम्ल से अभिक्रिया करेगी, ये सदैव 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 यहाँ पर आपका भैया संगत लवण बनाती है और आपका हाइड्रोजन गैस हमेशा रिलीज करेगी। आपको याद हो जाना चाहिए, जब कभी भी कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगी, लवण बनाएगी, साथ ही साथ आपका
हमेशा हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। तो यहाँ अगर जिंक जोड़कर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करेगा तो कौन सी गैस देगा? हाइड्रोजन गैस। हम रिएक्शन के थ्रू आपको समझा दे रहे हैं। ये जिंक है, हम एक सल्फ्यूरिक अम्ल आपको दिया गया है H2SO4, यहाँ रिएक्शन करा दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे Zn और SO4 आपका बना देगा यहाँ पे ZnSO4, जिससे हम क्या कहते हैं? जिंक सल्फेट। और ये हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा? बाहर रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिलीज। और आपको एक और अच्छी बात बता दें, कोई आपसे पूछ लिया आपकी कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन है कि वियोजन है कि प्रतिस्थापन है कि द्विविस्थापन है, तो ये आपका कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम 10th नंबर क्वेश्चन को बताते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर से है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए प्यारे बच्चों, अपना 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर सवाल लगा, आप देख पा रहे होंगे। कह रहा एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, ऑप्शन ए कह रहा CnH2n, ऑप्शन बी CnH2n+2, ऑप्शन सी CnH2n-2, ऑप्शन डी CnH2n+4। आइए इसके ऑप्शन को तो हम बताएंगे कौन सा सही है कौन सा नहीं, और सभी ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं लाजवाब तरीके से। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? पहला होता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त में क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, जबकि असंतृप्त में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों पाए जा सकते हैं। इसमें आपका केवल होता है एल्केन। क्या होता है आपका? एल्केन। जबकि असंतृप्त में आपके 2 होते हैं, एक होता है आपका एल्कीन और दूसरा होता है आपका एल्काइन। क्या होता है आपका? एल्काइन। क्या होता है आपका? एल्काइन। एल्कीन की पहचान के इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, और इसका सामान्य सूत्र जो होता है यहाँ पे, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, जबकि एल्काइन इसमें 3 बॉन्ड पाए जाते हैं कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य। इसका जो सूत्र होता है आपका CnH2 यहाँ पर देखिए, फिर से यहाँ पे पानी लगा हुआ है, CnH2n-2, CnH2n-2, ये आपका क्या होता है? एल्काइन। और एल्केन का होता है इसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, और इसका सूत्र होता है CnH2n+2। ये एल्केन का हो गया, ये एल्कीन का, और एक इसका एल्काइन का। हमसे पूछा क्या गया था? एल्काइन का, तो एल्काइन का होगा आपका CnH2n-2। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, CnH2n-2। और आपको बता दे, इससे जो एल्केन है, इसके अन्य नाम भी होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ओलिफिन कहते हैं या पैराफिन? आप कमेंट करके बताना जरूर से जरूर। आप बताइए। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग। कह रहा है एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह है। अप्रक्रियात्मक समूह को आप क्रियात्मक समूह और अंग्रेजी में फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। देखिए ध्यान से, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा, सभी ऑप्शनों को डिस्कस कर लेते हैं। आप खुद बता पाएंगे इसमें कौन सही है कौन सा नहीं सही है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर पहला हमें किसका बताना है? एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का बताना है। एल्डिहाइड देखिए, एल्डिहाइड लिखा है क्या? एल्डिहाइड आप ऐसे लिख लीजिए। देखिए ध्यान से, एल्डिहाइड का होता है CHO। क्या होता है आपका? CHO। ऑप्शन नंबर जो कि आपका यहाँ पे बी राइट आंसर है। बी आपका क्या है? राइट आंसर। इसी को हम ऐसे बना सकते हैं। देखिए ध्यान से, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H। अब जो बचे हैं ऑप्शन उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, ऑप्शन जो आपका ए था OH। OH होता है आपका एल्कोहल समूह। कौन सा समूह होता है आपका भैया? एल्कोहल समूह होता है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, ये होता है कीटोन। क्या होता है भैया? कीटोन। अगर ऐसे कहीं बना है, इसे कहते हैं कीटोन समूह। क्या कहते हैं भैया? कीटोन समूह। और अगर जो आपका लास्ट डी ऑप्शन है, इस टाइप से कहीं बना है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, तो इसे हम आप क्या कहते हैं?
कार्बोक्सिलिक समूह क्या कहते हैं भैया? कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह। तो हमें एल्डिहाइड पूछा था, तो एल्डिहाइड आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर आपसे ईथर पूछ ले मान लेते, तो ईथर की पहचान होती है ओ बॉन्ड ओ। ये आपका क्या होता है? ईथर होता है। क्या होता है आपका भैया? ईथर होता है। अगर एमीन पूछ ले तो आपका लगा रहेगा NH2। बॉन्ड क्या लगा रहेगा? NH2। एमीन को बॉन्ड NH2 कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर। और हमने अन्य बात की बता दी जो इससे रिलेटेड थी। उम्मीद करते हैं आपको 10 नंबर 11 नंबर सवाल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए हमारे पास जगह है 12 नंबर क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। यह क्वेश्चन आपके जो धातु अधातु चैप्टर है सक्रियता श्रेणी से लिया गया है। किससे लिया गया है? सक्रियता श्रेणी से। सक्रियता श्रेणी को याद करने का एक ट्रिक हमने बताया है। लेकर कल्लू ने कार मांगा और जिसका फोटा शीशा है CUHGAG सोना। ऐसे करके हमने ट्रिक बताया अपने बच्चों को ऑफलाइन सेंटर पे। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती है वो अधिक क्रियाशील होती हैं सक्रियता श्रेणी में, और जो नीचे होती है क्या होती है? कम क्रियाशील होती है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और जो ऑप्शन नंबर ए है 12 का ऑप्शन नंबर ए देख पा रहे होंगे, Mg और जिंक ये सक्रियता श्रेणी में आपका क्या है? ऊपर है। हाइड्रोजन से क्या है? ऊपर है, इसलिए अधिक क्रियाशील है। जबकि यहाँ पे Pt CuHg ये लोग कम क्रियाशील है, तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से पहले से नीचे है, जबकि इसे ऊपर है, तो जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो विस्थापित कर पाएंगे। कोई दिक्कत? उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। तो Mg और Zn जो है ये क्या कर पाएंगे? विस्थापित कर पाएंगे। बाकी आपका Pt CuHg विस्थापित नहीं कर पाएंगे। आइए यहां बात कर लेते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की। केमिस्ट्री खत्म ही कर देते हैं। देखिए ध्यान से 13 नंबर सवाल देख लीजिए ध्यान से। सेम इसमें भी है जिससे यहाँ पूछा गया था, एल्डिहाइड पूछा गया था। अब की हमें क्या पूछा गया? कीटोन। कीटोन को हमने बताया था मतलब बॉन्ड हो, यहाँ पे आर लग सकता है। इधर आप चाहे आर लगा दीजिए, इधर भी आर लगा दीजिए, आपका इतना होना चाहिए। तो आइए इसका ऑप्शन डिस्कस करते हैं। पहला वाला नहीं है। पहला वाला आपका ऑप्शन क्या है? गलत है। आपका होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। CH3 को हम कहते हैं आर को कहते हैं एल्किल समूह। क्या कहते हैं? एल्किल समूह। एल्किल समूह जुड़ गया, फिर ऐसे सी, फिर डबल बॉन्ड आपका ओ लग गया कीटोन, फिर इधर क्या लग गया? एल्किल। तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कोई समस्या? उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। हमने सभी चीजों को बारीकी से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते समझ में भी आपको आ ही गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको बता दें इसके बाद हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? बायोलॉजी आपका उपभाग नंबर 3। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आइए दोस्तों अपना 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड है। देखिए कह रहा निम्न में कौन सा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए अमाशय, ऑप्शन बी प्लीहा, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी वृक्क। देखिए ध्यान से, उत्सर्जन क्या होता है? शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलने की प्रक्रिया हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। इसका उत्सर्जन से संबंधित जो महत्वपूर्ण इसमें अंग दिया गया है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी ब्रिक। क्या हो जाएगा आपका? ब्रिक। क्या हो जाएगा आपका? ब्रिक। आइए बात करते हैं इनके ऑप्शनों से संबंधित। जैसे अमाशय, आपसे कोई पूछ ले अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अमाशय में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसका फार्मूला होता है आपका HCl। क्या होता है? HCl होता है। और आपसे कोई पूछ ले हृदय में कितने चैम्बर मतलब कितने कोष्टक पाए जाते हैं, तो 4 कोष्टक पाए जाते हैं। आइए 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पाव रोटी अणु में विखंडन होता है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ऑप्शन बी कोशिका द्रव में, ऑप्शन सी केंद्रक द्रव में, ऑप्शन डी लाइसोसोम में। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में। आइए बात करते 16 नंबर क्वेश्चन की। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपके जैव जनन कैसे करते हैं, वहां से चैप्टर लिया गया है। जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को कहा जाता है पुनरुद्भवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन में क्या होता है? कोई जीव टूट करके 2 या 2 से अधिक जीवों में विकसित हो जाकर वह एक पूर्ण जीव का रूप ले लेता है। इसे हम क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हाइड्रा और प्लेनेरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुनरुद्भवन कहते हैं। पुनरुद्भवन
भवन। आइए बात करते 17 नंबर क्वेश्चन की। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे निम्न में से कौन बीज में परिवर्तित होता है? बीजांड, वर्तिकाग्र, वर्तिका, परागकण। तो आपका होता है बीजांड। क्या हो जाएगा आपका? बीजांड। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बीजांड। उम्मीद करती है सब चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। आइए बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा डीएनए का वह भाग जिससे किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है कहलाता है लक्षण, जीन, जीनोटाइप, एलील। तो क्या कहलाता है? जीन। क्या कहलाता है आपका? जीन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। और आपसे कोई पूछ ले ग्रेगर आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बता देना ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और जो इन्होंने अपना प्रयोग किया था किस पर किया था? मटर पर किया था। और मटर कैसा था? उद्यान मटर था। आइए बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। फिर आपका एक क्वेश्चन और बचा है लास्ट 20 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे निम्न में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम मतलब क्या कहते हैं? जो मनुष्यों द्वारा एक प्रकार से बनाया जाए। तो देखिए ध्यान से, घास स्थल ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी मरुस्थल, ऑप्शन डी मानव निर्मित कृषि भूमि। तो हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानव निर्मित कृषि भूमि। उम्मीद करती है क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे सेकंड वीडियो में, जिसमें हम लोग वर्णनात्मक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कह रहा है निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं मतलब 3 है, एक नहीं है। तो आपका ऑक्सीन जो है आपका पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन ये भी आपका पादप हार्मोन है, जिबरेलिन भी पादप हार्मोन है, जबकि आपका थायरॉक्सिन ये आपका पादप हार्मोन नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, थायरॉक्सिन। तो आपका क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन। उम्मीद करते हैं आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों हमने जितने भी इस पार्ट 1 में बहुविकल्पीय क्वेश्चन कराया आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ताकि उन लोग का भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर आ सके तैयारी करके। इसके सेकंड पार्ट में हम लोग वर्णनात्मक प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय मेरे प्यारे बच्चों।